नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आता है। कहाँ कहाँ काम आएगा ये आपके काम आएगा राजस्थान जेलो जेडी के एग्ज़ाम में, एज वेल एज राजस्थान जुडिशरी के अंदर, आरजीएस के अंदर, और साथ ही साथ ये काम आएगा आपके राजस्थान एडीजे के अंदर। आइए देखते हैं और इसको पढ़ने का क्या तरीका है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी। ऐसे तो पूरा ही पढ़ना होता है, प्री का एग्जाम के लिए आपको पूरा ही पढ़ना होता है, लेकिन उस पूरे में भी कौन से सेक्शन जिनको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं वो भी मैं साथ साथ बताती हूँ। टोटल चैप्टर इसमें कितने हैं, तो ये कहता है मेरे पास टोटल चैप्टर 11 है। टोटल चैप्टर कितने इसके अंदर 11 है। टोटल सेक्शन कितने इसके अंदर 263 है। कब आया? 1 जुलाई। 1 जुलाई की अच्छी डेट है। 1 जुलाई को 1956 को ये आया। 1 जुलाई आपके लिए बहुत फेवरेट डेट है क्योंकि उस दिन BNSS, BNS और BSA आया, तो 1 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी डेट है, तो याद रहेगा। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में है नहीं, सिर्फ राजस्थान में। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही राजस्थान जो एक्ट है। मैं जब ऐसे डेली टास्क पे पूछ रही थी कोई सवाल, तो मैंने कहा ये एग्जाम में आया था एडीजे, तो स्टूडेंट पूछता मैडम कौन से एडीजे में आया। मैंने कहा बेटा अंडरस्टूड है, क्योंकि राजस्थान का लोकल एक्ट है तो राजस्थान एडीजे में आया। तो हाँ मैम, ये तो दिमाग ही नहीं लगाया मैंने। तो राजस्थान एडीजे मेन एग्जाम में हमारे इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस था और एक क्वेश्चन था सेक्शन 101 का, वो रिपीटेड था। 2001 में भी आया था, 2025 में भी आया था। देन आता चैप्टर 1, कहता मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। कोई भी जब एक्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको सेक्शन चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए, प्रीलिमिनरी। वो आपको बताता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या है। आप जब इसका चैप्टर 3 का निकालो तो इसमें आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, इसका डेफिनेशन क्लोज। अगर आपने, क्योंकि देखो आप जब कॉलेज में पढ़े थे तो कहीं ऐसे बच्चे हैं राजस्थान को छोड़ करके जिन्होंने लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं पढ़ा। राजस्थान के अंदर जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हमारे JNVU है, वहाँ से मैंने लॉ किया, तो हमारे ये सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अभी राजस्थान में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होगी तो सब में है ही नहीं लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो आप देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज में आता है, पहले लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आएगा। 1 एक कहते हैं नजूल भूमि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नजूल भूमि होती है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है। 1 भी कहता है मैं पंचायत सर्किल हूँ। 2 कहता है प्रेस्क्राइब्ड, ये तो आपको सब जगह मिलता है। 3 कहता है मैं रिकॉग्नाइज एजेंट हूँ, ये वही रिकॉग्नाइज एजेंट है जो CPC के ऑर्डर नंबर 3 में दिया हुआ है। 3 ये कहते हैं मैं रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीच में जोड़ा गया है इसको। 4 कहता है मैं सेटलमेंट ऑफिसर हूँ, यहाँ काम ही सेटलमेंट है। यहाँ कलेक्टर साहब होते हैं। कलेक्टर साहब जब क्या करते हैं, जब आपको रेवेन्यू को देखते हैं तो सेटलमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, और कलेक्टर साहब जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं तो कलेक्टर बन जाते हैं, और वही कलेक्टर साहब जब जुडिशियल वर्क देखते हैं तो DM बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक बंदा 3 रोल, और वैसे तो कलेक्टर साहब 100 रोल अदा करते हैं। ऐसे 100 जगह है जहाँ पे वो चेयरमैन होते हैं। तो कलेक्टर की नौकरी अपने आप में ही सुपर टुपर होती है, क्योंकि आप जज भी होते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं, आप सेटलमेंट ऑफिसर भी होते हैं, आप रिकॉर्ड ऑफिसर भी होते हैं। आप सारे काम एक बंदे के पास अनेक काम, अनेक पोस्ट के रूप में काम करता है, तो सेटलमेंट ऑफिसर आता है। 5 है तक गांव जहाँ जाओगे गांव मिलेगा, यहाँ पे गांव मिलेगा आपको। आप लैंड रेवेन्यू क्या बोलते हैं, टेनेंसी एक्ट में जाओ आपको गांव मिलेगा, लैंड एक्विजिशन में जाओ गांव, तो गांव तो होने चाहिए। मैं तो खुद बेसिकली गांव से, मैं तो पूरी स्कूलिंग गांव से हुई है, तो विलेज होता है। और आप जब जी रहे हो, आप जिन्होंने गाँव नहीं देखा ना, समझ लो आपने जीवन ही नहीं जिया। और जो गांव देख के है, उस शहर में रह के भी दिन में 10 बार कहते हैं मेरा गांव अच्छा था, मेरा गांव तो ये अपना गांव है, जिसको इंग्लिश में आपके विलेज बोलते हैं। फिर 6 कहता है कि आपके पास रेफरेंसेस की बात करेगा। 7 कहता है टेनेंसी एक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। और 8 कहता है कि जब आपके राइट, आपके टाइटल और जब आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपके सक्सेसर्स आएंगे, प्रेसिडेंट्स भी आपके इसमें आएंगे। तो पूरा डेफिनेशन क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर 1 जरूर पढ़ें, प्रीलिमिनरी, क्योंकि वही आपका मेन है। और जिसने डेफिनेशन क्लोज समझ लिया उसने आधा कानून समझ लिया, ठीक है। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, जो बात करता 1, 2 का 3। देन आता है चैप्टर नंबर 2। जिस तरह से हम BNSS पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कोर्ट की बात, ठीक वैसे यहाँ पर भी चैप्टर 2 में क्या आता है, रेवेन्यू बोर्ड, ये भी एक कोर्ट है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है रेवेन्यू बोर्ड। जैसे कि अपने वहाँ पे सबसे बड़ा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर हम BNSS पढ़ेंगे तो हमारा हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। हम CPC पढ़ते हैं तो हमारा हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। ठीक वैसे यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलग हो जाता है, ठीक वैसे यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड है। और यहाँ पर भी रेवेन्यू बोर्ड में कोई काम नहीं होता तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटीशन लगा सकते हैं। तो आया आपका रेवेन्यू बोर्ड 4 से 14। अब इसको रेवेन्यू बोर्ड बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी में देखेंगे तो कहीं जगह तो रेवेन्यू बोर्ड लिखा हुआ है और कई जगह लिखा होता है आपके पास राजस्व मंडल, राजस्व बोर्ड या राजस्व मंडल। तो कंफ्यूज ना हो, वो मंडल और बोर्ड एक ही होता है। तो कहाँ से कहते हैं, 4 से 14 याद दीजिएगा, 4 से 14। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 1, 2 का 3। चैप्टर 2 कहता है मैं आपका रेवेन्यू बोर्ड हूँ, 4 से 14। अब रेवेन्यू बोर्ड कहता है क्या मैं अकेले ही काम करूँगा भाई,
मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मेरे साथ काम करने के लिए किसी और को भी भेजो। तो बोला रेवेन्यू कोड्स खोलते हैं, उनके ऑफिसर्स खोलते हैं 15 से 50। अब ये रेवेन्यू कोड शब्द आपके लिए नया नहीं है। क्यों नया नहीं है, आइए बताती हूँ। क्योंकि इसको आप पढ़ते हो सीपीसी में, सीपीसी सेक्शन नंबर 5। सीपीसी सेक्शन 5 में जाना तो वहाँ पे आपको कौन दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा रेवेन्यू कोड। ठीक है, अब जब रेवेन्यू कोड की बात आई तो आइए कुछ बताती हूँ मैं। हम बात करते हैं कोड की डेफिनेशन। किसकी बात करते हैं, कोड की डेफिनेशन। जब आप कोड की वाइड डेफिनेशन देखते हैं तो कोड का मीनिंग होता है सिविल कोड। तो ये लीजिए, मैं सिविल कोड आ गया जहाँ पे सीपीसी का सारा प्रोसेसर फॉलो होता है। कोड का मतलब होता है क्रिमिनल कोड। ये लीजिए भैया, आपका क्रिमिनल कोड आ गया। और क्रिमिनल कोड का मतलब होता है आपका पूरा BNSS। ठीक है, फिर आता है तीसरा आपका रेवेन्यू कोड। ये देखिए, रेवेन्यू का रोल यहाँ पर भी है, ये है रेवेन्यू कोड। तो ये हम जो पढ़े वो कोड है। और राजस्थान में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है। लेकिन अगर वहीं आप MP चले जाओ, वहीं आप UP चले जाओ, तो वहाँ पे रेवेन्यू एक्ट नहीं है, वहाँ पे रेवेन्यू कोड है, CODE। जिस तरह से अपना BNS कोड है, BNSS कोड है, ठीक वैसे UP के अंदर, MP के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ये कोड में काउंट होता है। तो कोड COD, नोट कोड नहीं बोली, कोड CODE कोड। तो कोड के अंदर अपना खुद का एक क्या बोलते हैं सुपीरियर ऑफिस होता है। तो यह है रेवेन्यू कोड। इसका सुपीरियर ऑफिसर कौन है, लैंड रेवेन्यू बोर्ड। कौन का बोर्ड होगा। फिर चौथा था अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत एक्ट बने हुए, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बने, उनमें भी तो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो कौन सॉर्ट आउट करता है, कोर्ट थोड़ी जाना होता है। कोर्ट तो रेट लगती है, बाकी कौन करेगा, उनकी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी भी कोर्ट कहलाती है। और देन आता है नंबर 5 ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल, आपके पास ट्राइब्यूनल्स हैं, आपके आसपास देखो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है, वो भी एक कोर्ट की तरह है। वो ऐसे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना, सेक्शन 2 का 1 पढ़ना, वहाँ बोलता कोर्ट में आर्बिट्रेशन नहीं आते, आर्बिट्रेटर्स नहीं आते, वो अलग है। ये वाइड स्कोप की बात करूँ। पर्टिकुलर जब किसी एक्ट की बात होती है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं है। लेकिन वाइड की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल आ जाता है, या फिर मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल आ जाता है, या रेंट ट्राइब्यूनल आ जाता है। तो कोर्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, हर एक्ट ने अपने अलग अलग दे रखी है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन में कोर्ट का मतलब है। तो आया रेवेन्यू, तो आइए चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर। तो भैया बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट आएंगे, उनके ऑफिसर्स आएंगे 15 से लेकर 50। ये भी याद हो जाएगा, 15 to 50, 1550। ठीक है, तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1 2 का 3। चैप्टर 2 कहता है मैं बोर्ड हूँ आपका रेवेन्यू बोर्ड, जो बात करता है 4 से लगा के किसकी बात करता है 14 की। और चैप्टर 3 कहता है मैं हूँ आपका रेवेन्यू कोर्ट्स एंड उनके ऑफिसर्स। कोर्ट आएंगे तो ऑफिस को लाना पड़ेगा, ऑफिस में सारा काम होता है। कोर्ट तो क्या करता है, नॉर्मल काम करता है, बाकी सब बैक ऑफिस का काम होता है 15 से 50। अब कोर्ट आ गया, बोर्ड भी आ गया, आके दोनों बैठ गए कि क्या करें। अरे क्या करें, आपको प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर करो। तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, जैसे BNSS में क्या दिख रहा है, कोर्ट आया, उनको पावर दी, वहाँ पार है, यहाँ पे प्रोसीजर है, बस इतना ही अंतर है। 51 से लेके 70। अब पार दी, बोले चलो बताओ मुझे क्या करना है। तो 50 पहले कहता है चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी लाओ, दूसरे बोर्ड लाओ, तीसरा कोर्ट लाओ, तीसरा प्रोसीजर, चौथा के करना क्या है। तो बोला तुम्हें अपील सुननी है, तुम्हें रेफरेंस भेजना है, तुम्हें रिविजन और रिव्यू, यानी चारों वो चीज़ें जो आपकी CPC में है। तो आ जाइए, क्या क्या करोगे आप। तो यहाँ पे आप अपील भी सुनोगे, रेफरेंस भी देखोगे, रिवीजन भी देखोगे, रिव्यू भी देखोगे। कहाँ से कहाँ तक, 74 से लगाकर 87 तक, 74 से लेकर 87 तक। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन दिनों आपका JLO JD का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आपका RGS का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आपका EDG का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा। तो एक कन्फर्म वाला क्वेश्चन है, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू। और सबसे अच्छी बात इसको पढ़ने का एकदम सिंपल तरीका, इसके साथ आप CPC खोल लीजिएगा तो CPC पूरा इसमें आ जाएगा। जैसे अपील है CPC की, आपको देखना है CPC की अपील कहाँ से कहाँ तक है, 96 से लगाकर 112 तक। रेफरेंस कहाँ पे, 113। रिवीजन कहाँ है आपका, 115। रिव्यू कहाँ है आपका, 114। ठीक वैसे इस अपील की मैं बात करता हूँ तो ये अपील और आपको कहाँ मिलती है, अपील आपको BNSS में मिलती है। रेफरेंस कहाँ मिलता है, वो भी BNSS में मिलता है। रिवीजन कहाँ मिलता है, BNSS में मिलता है। लेकिन रिव्यू क्रिमिनल मैटर में नहीं होता है, क्योंकि अभी आप जो एग्जाम दे रहे हैं वहाँ दोनों चीज़ें आती है, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, 2 कहता बोर्ड हूँ, 3 कहता कोर्ट हूँ, 4 कहता प्रोसीजर हूँ, 5 कहता अपील, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू करूँगा। तो 1 से 5 चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको तो पूरा ही पढ़ना। इसके बाद वाला भी स्किप करना आप चीज़ें आपको। चलिए चैप्टर नंबर 6, चूँकि हम पढ़ रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो यहाँ पे किसकी लड़ाई है, लैंड, भूमि। वो भूमि किसकी होगी, तो सेक्शन 88 से 105 कहता है भूमि सरकार की होगी और किसी की नहीं होगी। तो आइए इसके साथ साथ ही मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बता देती हूँ कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 6 में आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है 88 आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बनता है। 89 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। 90A
मेन एग्जाम का क्वेश्चन 90A से भी बनता है और 91 से भी बनता है, ठीक है। और उसके बाद आपका 101 एक ऐसा सेक्शन है जो राजस्थान एडीजे में 2 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, तो 101 भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो देखने हैं सारे। तो ये आ गई भूमि, सारी लड़ाई किसकी, लैंड की। लड़ाई भूमि की होगी तभी तो गड़बड़ होगी, म्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा, नॉन एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लीज नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पट्टा नहीं मिलेगा। 88 से 105। अब ये लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है, ये गोचर भूमि है या क्या है, इसके कैसे पता चलेगा, सर्वे करेंगे। तो सर्वे एंट्री कोड ऑपरेशन, तो सर्वे कीजिए 106 से 141 में। अब 106 से 141 में तो आपको कुछ सेक्शन ही पढ़ने, जैसे 106 पढ़ना है, 108 पढ़ना है आपको, फिर आपको 111 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरजेएस में पहले भी लैंड रेवेन्यू एक्ट हुआ करता था 2018 से पहले, तो 111 पे तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता था मेन एग्जाम में। 111 पढ़ना है, 113 पढ़ना है, 114 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्टर पढ़ने हैं। उसके बाद 115 आपको पढ़ना है, फिर 118 आपको पढ़ना है, फिर 120 सीधा क्वेश्चन आता है सेक्शन वाइज, गाँव का रजिस्टर कौन से सेक्शन में दिया गया है। फिर आता है आपके पास 120 के बाद सीधा 128, फिर से डिस्प्यूट आ गया, फिर से आपको डिस्प्यूट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है 132 एनुअल रजिस्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद 133 यस सक्सेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद 136 छोटी मोटी एरर हो जाए, क्लेरिकल अरिथमेटिकल मिस्टेक, तो ठीक की जा सकती है, ये आपको पढ़ना है। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आता है चैप्टर 7A। चैप्टर 7A के सर्वे हो गया भाई, रिकॉर्ड ऑपरेशन हो गया, देख लिए सारे रजिस्टर, ओके। अब आबादी एरिया कौन कौन सा है वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो सर्वे आता है 141A से 141T तक। तो 141A से 140T तक कब जोड़ा गया, लिखो 1959 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 1959 को जोड़ा गया। और कौन सी डेट को अप्लाई हुआ, तो लिखो 30 जून, 30 जून 1959 को अमेंडमेंट लागू हुआ। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। और देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 8 सेटलमेंट ऑपरेशन, बंदोबस्त अभिलेख का काम शुरू करते हैं 142 से 183। ये और हाँ चैप्टर 7 है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है 141G, 141G। और अगला पढ़ना है 141 जिलाधीश की अपील वाला इंग्लिश में देख लो क्या है जिसके अंदर 30 डेज की अपील का आपका प्रोविजन दिया हुआ है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ चैप्टर नंबर 1 आता है 8 बंदोबस्त प्रवर्तन सेटलमेंट ऑपरेशन करवाएंगे 142 से 183, खुद ही 40 सेक्शन लेके बैठा है। इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्या वो बताती हूँ मैं। 148 आपका 148 है, 152, 164 पर्चे की तैयारी की जाएगी, 166 आपको ऑब्जेक्शन सुनना पड़ेगा, 173 दस्तूर गवाही प्री प्लस में इनका क्वेश्चन होता है आपके डीजे का, और 175 एक बार सेटलमेंट 20 ईयर्स तक होता है, हर 20 साल बाद आपको सेटलमेंट को रिन्यूअल देखना होता है। फिर 178 शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सेटलमेंट कब कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है लैंड को बुलाओ, चैप्टर 7 कहता है सर्वे कराओ, चैप्टर 7 कहता है आबादी लैंड बुलाओ, चैप्टर नंबर 8 कहता है सेटलमेंट करवा दूँ क्या, तो चैप्टर 9 कहता है पार्टीशन करवा दीजिए, मेरा टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो 9 कहता है पार्टीशन ऑफ एस्टेट। 184 से 223, 184 से 223 में आपके वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत ही कम है। 185 पढ़ना है आपको, 189 पढ़ना है, 192 पढ़ना है, 193 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 193। फिर उसके बाद 201 पढ़ना है, आर्बिट्रेटर्स को बुलाएंगे। फिर उसके बाद मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब पढ़ना ही, मैं वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं। उसके बाद 213 पढ़ना है, पूजा शमशान और कब्रिस्तान का प्लेस क्या होगा। उसके बाद 216 पढ़ना है जो एडीजे का मेन का एग्जाम का क्वेश्चन है पार्टीशन के लिए। फिर 220 पढ़ना है कपट ऑफ फ्रॉड के लिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है एडीजे में, ध्यान रखना। और देन आता है चैप्टर नंबर 10 कहता है कलेक्शन रेवेन्यू 224 से 257D, बिना रेवेन्यू के हम यहाँ काम नहीं करते। तो आइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पहले ही सवाल प्री का 224 कई बार आ चुका है कि आपका जो रेवेन्यू होगा वो आपकी लैंड पर फर्स्ट चार्ज होगा। यानी अपन पढ़ते हैं ना, BNSS पढ़ते हैं हम, CPC पढ़ते हैं, जब भी एक शब्द आता है आपको याद होगा
कि साहब इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाएगा, अटैचमेंट करके इसको सेल करेंगे। क्या करेंगे? अटैचमेंट करके इसको सेल करेंगे। तो वहाँ एक शब्द यूज़ करते हैं। क्या शब्द यूज़ करते हैं? कि अगर वो लैंड जिसका आप अटैचमेंट करके सेल करने वाला हो, यदि वो रेवेन्यू देने वाली है तो पहले उसमें से रेवेन्यू निकालेगा कलेक्टर आके, और देन आप उसका सेल करोगे। याद आया कुछ? याद आया सोनिया, किरण, याद आया तुम लोगों को? तुम याद करो, जब भी तुम सीपीसी पढ़ते हो, बीएनएसएस बोल रहा है ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद सेल होगी। तो पहला वर्ड आता है, यदि ये प्रॉपर्टी रेवेन्यू देने वाली है, यानी चैप्टर 10 में आती है, तो पहले कलेक्टर आएगा, उस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू निकालेगा और देन उसका सेल किया जाएगा। कुछ याद है? नहीं याद है? बिल्कुल नहीं याद है? नहीं? निकालो, बीएनएसएस निकालो। अगर आप लोगों के पास बीएनएसएस का बैरेक्ट है तो निकालो। अभी आपको दिखाई देते हैं, सीपीसी में तो ये बीएनएसएस में भी दिखा देते हैं। निकालो बीएनएसएस। निकाला? उसका निकालो सेक्शन नंबर 85 निकालो। 85 निकाल दिया। 85 का सबसेक्शन 4 निकालो। सबसेक्शन 4 निकाला, देखो क्या लिखा है। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। मिला? लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल अदर केसेस। आया? ये हर जगह लिखा हुआ था हिंदी वाले। यदि वो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है तो इमूवेबल है, तो इस धारक के अधीन कुर्की राज्य सरकार को रेवेन्यू देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी, जैसे भूमि स्थित है और अन्य दशा में। ठीक है? तो ये फिक्स है। तो वो जो हम पढ़ते हैं ये सीपीसी में बहुत सारी जगह पे है। तो जब ये प्रोविजन है, मतलब ये चैप्टर 10 की बात करें लैंड रेवेन्यू एक्ट के। ठीक है? तो 224 आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 225 पढ़ना है आपको। उसके बाद 229 पढ़ना है, 229। उसके बाद 223 पढ़ना है। फिर आपको 239 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 243, 242 और 243 दोनों 25% और 15 डेज। फिर 246 5% और 30 डेज। बस। तो ये है आपका 257 डी तक। कहाँ पर है? डी तक। और देन आता है मिसलेनियस 258 से 263। मिसलेनियस है फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता रहता है 259। सिविल कोड का यहाँ पे क्या नहीं होगा? जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 260 यस, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पार क्या कर सकता है? डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई मीन कलेक्टर को डेलीगेट कर सकता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 262 पटवारी आपके पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो यह है आपका 11। और देन शेड्यूल 1 एंड 2। शेड्यूल 1 प्री एग्जाम में आता रहता है। इस पूरे कानून की जो लड़ाई है कि भैया लैंड रेवेन्यू कोर्ट जो होंगे, जो रेवेन्यू बोर्ड होंगे, वो कौन से मैटर देखेंगे? बोला वो जुडिशियल मैटर देखेंगे। अगर मैं जुडिशियल मैटर की बात करूँ तो चलो बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस के जुडिशियल मैटर तो क्रिमिनल के हैं, चलो भाई सीपीसी में, अरे वो तो सिविल के, दोनों ही नहीं सुनेगा। तो कौन से जुडिशियल मैटर है भाई? तो शेड्यूल 1 के ये जो 15 जुडिशियल मैटर है, इसका रट्टाफिकेशन कर लीजिए। ये आपके आरजीएस में भी काम आता है, ये आपके जेल और जेडीए में भी क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन में, और ये आपका राजस्थान एडीजे का तो मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये रेड विथ होता है सेक्शन नंबर 111 के साथ, क्योंकि सेक्शन 11 कहता है मैं जुडिशियल जो मैटर्स होता है उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो एग्जाम में पूछा हुआ आरजीएस में कि कोई 2 जुडिशियल मैटर को भी साथ में बताइए, तो ये 15 है जिनको आपको रटना है। और इसके अंदर दूसरा था शेड्यूल नंबर 2 आता है, जो रिपील एक्ट की सूची की बात करता है। इससे पहले ये एक्ट काम होते थे, हम इन सबको उठा के इन सबको मर्ज करके बना दिया एक, और वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो चैप्टर 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता रेवेन्यू बोर्ड हूँ, सी कहता रेवेन्यू कोर्ट हूँ, डी कहता 4 कहता मैं प्रोसीजर हूँ, तो 5 कहता अपील रेफरेंस डिवीजन हूँ, तो 6 कहता मैं लैंड हूँ, तो 7 कहता मैं सर्वे कराऊँ, तो 7 8 कहता मैं आबादी लैंड हूँ, तो 8 कहता मैं सेटलमेंट हूँ, तो 9 कहता है मैं पार्टीशन कराऊंगा, 10 कहता पहले लैंड रेवेन्यू लाओ फिर पार्टीशन कराना, और 11 कहता है मैं मिसलेनियस हूँ। ठीक है? तो ये है आपको शॉर्ट के कैसे आपको उसको पढ़ना है। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इन दिनों जो है आरजेएस का रैपिड रिवीजन बैच चला रही है, जेएलओ का भी चला रही है और एडीजे का भी। तो आपको इसको प्री ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको प्री प्लस मेन एडीजे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंगल सब्जेक्ट की भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और आप कंप्लीट सब्जेक्ट की भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको लगता है मुझे पूरा जेएलओ जेडीए का सिलेबस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको लगता है मुझे सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट ही चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज फीस स्ट्रक्चर के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं, एज वेल एज कैसे कहाँ मिलेगा उसके लिए आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, आप सबको ऑल द बेस्ट।